हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पे हम चैप्टर शुरू कर चुके थे पर्सनल टैक्स। और आज की वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जीएसटी क्या है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा हम टैक्स प्लानिंग को डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्स प्लानिंग क्यों इतनी जरूरी है, कैसे की जाती है, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो ये दो टॉपिक्स सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक तो जीएसटी, दूसरा टैक्स प्लानिंग। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी के बारे में, हम सब जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस पे लगाया जाए वो नहीं भरता, उसके अलावा दूसरा पर्सन भरता है, यानी कि एक ऐसा टैक्स जिसको हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी गुड्स एंड सर्विस पर टैक्स लगाए जाते हैं वो लगाते किस पे है, वो गवर्नमेंट लगाती है प्रोड्यूसर्स के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्रोड्यूसर है वो क्या करती है, वो उन प्राइसेस को, जो टैक्स का जो अमाउंट है उसको प्राइस में ऐड कर देती है और फिर वो पे किसको होना पड़ता है, आम कंज्यूमर को, जिसका मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया भी था। लेकिन पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत से तरह के होते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स, बहुत से तरह के टैक्स होते थे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। लेकिन अब सारे टैक्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया है, वो क्या होता है, जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसके तीन टाइप होते हैं, सीजीएसटी यानी कि वो टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि नाम क्या है इसका, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये टैक्स जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय सरकार, है ना हिंदी में। और दूसरा हमारा क्या होता है, एसजीएसटी, यानी कि वो टैक्स, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, इसे उसका नाम क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरा होता है आईजीएसटी, यानी कि वो टैक्स जब कोई भी स्टेट आपस में, यानी कि आपने दो स्टेट आपस में ट्रांजैक्शन करती है गुड्स एंड सर्विस को लेके, तो हमारा वहां पे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। तो इस प्रकार से जो है ना जीएसटी काम करती है, ठीक है। तो समझते हैं जीएसटी को अच्छे से। तो जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी was incorporated into India's tax system at July 1st 2017, यानी कि ये हमारे टैक्स सिस्टम का पार्ट कब बना, 2017 के अंदर। पहली जुलाई थी, वो मोदी जी की सरकार थी, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और उस टाइम पे हमारे पास क्या हुआ था, जो जीएसटी है वो हमारी कंट्री पे लागू किया गया था। बोथ द इंडियन फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो इंडियन फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग न्यूमरस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये दोनों मिलके बहुत से तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं, दैट मेक अप दीज टैक्स, जिनसे क्या बना हुआ है, ये वाला टैक्स बना हुआ है। तो बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तुमने बात की कि भाई जो हमारे पास जीएसटी है वो होता क्या है। तुमने जीएसटी एक तरह से क्या कर ली, यहाँ पे बात कर ली कि जीएसटी क्या है, ठीक है, और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करती हैं। लेकिन इन्होंने पता है ये लाया क्यों गया था कि थोड़ा सा ना टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा इजी किया जाए, क्योंकि पहले इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दुनिया भर के टैक्सेस होते थे, लेकिन अब सिर्फ एक सिंगल टैक्सेशन लाके क्या कर दिया है, टैक्स सिस्टम को सिंपल करने की कोशिश की गई है, इनडायरेक्ट टैक्स को सिंपल कर दिया है। इसके बाद क्या आता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन सेल्स। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन सेल्स कैसे लगती है वो देखते हैं। तो परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, यानी कि इसके ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है। और आजकल तो हमारी जब एजुकेशन ही टैक्स फ्री नहीं रहा, एजुकेशन पे भी टैक्स लगा दिया गया, तो बाकी जो भी टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स भी है और परचेज टैक्स भी है। और 3 पार्ट्स ऑफ द जीएसटी, ये 3 पार्ट है किसके, जीएसटी के। यानी कि जीएसटी में हम परचेज टैक्स लगाते हैं, सर्विस के ऊपर टैक्स लगाते हैं और एंटरटेनमेंट के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज रेफर्ड टू एज सीजीएसटी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो सीजीएसटी होती है, यानी कि ये वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट गैदर्स दिस डाटा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनसाइड द स्टेट, यानी कि एक स्टेट के अंदर जो भी सप्लाई हो रखी होती है गुड्स की और सर्विसेज की, उसके ऊपर टैक्स लगता है और वहां से डाटा गवर्नमेंट को क्या होता है,
जाता है, मिल जाता है। दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि SGST, यानी कि एक ऐसा टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं SGST। स्टेट गवर्नमेंट गैदर्स दिस डाटा ऑन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और जो स्टेट गवर्नमेंट डाटा कहां से कलेक्ट कर रही है, ऑन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनसाइड द स्टेट, जो स्टेट के अंदर अंदर हो रहा है। क्योंकि भाई स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट का ही सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर सकती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो भाई पूरे देश का टैक्स कलेक्ट करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ अपनी स्टेट का ही टैक्स कलेक्ट करने का हक होता है। इसके बाद क्या आता है IGST, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस रिप्रेजेंट टैक्स इम्पोज्ड ऑन सप्लाई विच आर मेड इंटरस्टेट, यानी कि ऐसी सप्लाई जो इंटरस्टेट हुई है, यानी कि स्टेट्स के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड यहाँ पे होता है, वहां पे IGST लगाया जाता है। तो GST बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया कि GST क्या होता है, एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है, और अब इंडिया में इकलौता इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसको कब लागू किया गया, क्यों लागू किया गया, और क्या क्या होता है, CGST, SGST और IGST। तो ये तीनों में आपको इतना समझना जरूरी था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब समझते हैं एसेट्स ऑफ टैक्स, एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि टैक्स प्लानिंग करनी क्यों है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टैक्स प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि टैक्स प्लानिंग इंडिविजुअली भी अच्छी होती है और इकोनॉमिकली, यानी कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें एक बड़े लेवल पे, एक मास लेवल पे, तो भी अच्छी होती है। क्योंकि टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम हमेशा अपने टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलोगे भाई इकोनॉमिकली अच्छी कैसे है, ये कंट्री के लिए अच्छी कैसे है। अगर लोगों ने टैक्स बचाने की सोची तो लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो टैक्स बचाने के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है, या फिर अलग तरीके या फिर रूल फॉलो करेंगे टैक्स को बचाने के लिए। तो इस तरीके से तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कम से कम आएगा, फिर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट खर्चे कैसे करेगी। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है लोग उन एसेट्स में, लोग उन इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएं जहां पे टैक्स कम लग रहा हो। क्योंकि जब गवर्नमेंट खुद इंकरेज करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर उन एसेट्स में, उन इंस्ट्रूमेंट पे पैसा लगाया गया, यानी कि हमारी इकोनॉमी क्या है, सही डायरेक्शन में है, लोग जो हैं वो रैशनल तरीके से अपना पैसा लगा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं पैसा गवर्नमेंट की जेब में ही जा रहा होता है, और उसे गवर्नमेंट क्या करती है, एसेट बनाने के लिए यूज करती है, एसेट बिल्ड करने के लिए यूज करती है। यानी कि जब हम अपना टैक्स प्लान करते हैं तो एक इंडिविजुअल का बेनिफिट तो होता ही है। जैसे मान लो मैं टैक्स प्लान कर रहा हूं तो मेरा बेनिफिट तो होगा ही, मैं ऐसे एसेट्स में बाय करूंगा, ऐसे एसेट्स या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट या फिर ऐसे इंश्योरेंस बाय करूंगा जहां पे मुझे टैक्स बेनिफिट मिले। क्योंकि हमारे टैक्सेशन सिस्टम में दुनिया भर के एग्जम्पशंस दिए गए हैं जिनका बेनिफिट हम उठा सकते हैं, है ना। जैसे सेक्शन 80C हो गया इनकम टैक्स का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बहुत सी जो की छूट देता है, जिसकी हम बात करते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो वही चीज है कि अगर हमें उनका बेनिफिट लेना है तो हमें उन एसेट्स में बाय करना पड़ेगा, उनकी लिमिट्स पता होनी चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए कि टैक्स लॉस किस तरीके से काम करते हैं, टैक्स लॉ कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं और कौन कौन से हैं, और उनका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। इसी को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग हम लॉन्ग टर्म में भी करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी करते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि आपने भाई पिछले एक साल का टैक्स प्लान कर लिया कि इस फाइनेंशियल ईयर में अपने टैक्स को किस तरीके से मैनेज करूंगा ताकि मेरा टैक्स बर्डन क्या हो, या फिर टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम से कम रहे, तो उसको तो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में, जब वेल्थ के अंदर हम देखते हैं कि जब हम एसेट्स को बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो उसमें हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम से कम कर सकते हैं और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो हम चेक करते हैं। और यही एक तरीका होता है जहां पे हम अपने टैक्स को प्लान कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी टैक्स लायबिलिटी को और टैक्स बर्डन को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आया टैक्स प्लानिंग, व्हाट इज इट, कि टैक्स प्लानिंग होती क्या है वो आपको समझा चुका हूं। टैक्स प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है जहां पे हम अपनी टैक्स को प्लान करके चलते हैं ताकि हमारा फाइनेंशियल बर्डन या फिर टैक्स बर्डन और टैक्स लायबिलिटी कम की जा सके। दूसरा, बाय टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग करनी क्यों है, क्योंकि जब हम टैक्स प्लानिंग करेंगे तो हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे, क्योंकि हमारा कम से कम पैसा गवर्नमेंट को टैक्स देने में जाएगा और ज्यादातर पैसा अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा, जिससे हम लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और बाद में उस फाइनेंस को यूज करके, ठीक है, अपने खर्चों को मैनेज कर पाएंगे। तो ये सब बेनिफिट मिलेगा टैक्स प्लानिंग करने के बाद। तो इसलिए टैक्स प्लानिंग जो है वो भी क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। इसलिए हमने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास अपने पर्सनल सीए होते हैं, फिर जो प्रोफेशनल्स भी काम कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके पास अपने पर्सनल सीए होते हैं जो उनके पूरे अकाउंट को मैनेज करते हैं, पूरी चीज समझाते हैं उन्हें किस तरीके से पैसा वगैरह मैनेज करना होता है। तो वही चीज यहाँ पे हो गई बाय टैक्स प्लानिंग। इसके तीन पार्ट है, ए है प्रॉक्सिमिटी एंड ड्यूरेशन टैक्स प्लानिंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने बात की
कि टैक्स प्लानिंग की भी ड्यूरेशन होती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि आप सिर्फ अपने एक साल यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो। एक होता है लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग यानी कि जहां पे अपने सारे एसेट्स इस तरीके से करते हो कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाओ और टैक्स बर्डन आपके ऊपर क्या रहे, कम से कम रहे, टैक्स लायबिलिटी कम से कम रहे। इसके बाद ऑथराइज्ड टैक्स प्रिपरेशन, भाई ये ऑथराइज्ड है। कई लोग ना इसे टैक्स इवेजन भी समझते हैं। टैक्स इवेजन अलग कंसेप्ट है। टैक्स इवेजन मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हो, ठीक है, चोरी कर रहे हो टैक्स की, गवर्नमेंट को पैसा शो नहीं कर रहे हो जो आपकी इनकम है, तो वो उसे बोलते हैं टैक्स इवेजन। लेकिन टैक्स इवेजन नहीं करना हमें यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम को समझ के अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते रहना है, इसी को बोलते हैं ऑथराइज्ड टैक्स प्रिपरेशन। इसके अलावा पर्पसिव टैक्स प्लानिंग यानी कि ये भी एक टाइप की क्या है, टैक्स प्लानिंग है, जहां पे हम, ठीक है, अपना पर्पस ढूंढते हैं कि हमें टैक्स प्लानिंग क्यों करनी है और किस तरीके से करनी है। और ये हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप हैं किसके, टैक्स प्लान करने के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या हो गया हमारे पास, द पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब देखो पर्पस आ गया ना, अब क्यों हमें टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। पहला क्या आता है, अ लोअर टैक्स ऑब्लिगेशन। भाई देखिए टैक्स ऑब्लिगेशन कब से कब रहे, तो सिंपल सी बात है, हम टैक्स प्लानिंग कर क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा मेन मोटिव तो यही है कि हम अपने टैक्स बर्डन को कम से कम करना चाहते हैं, अपने टैक्स लायबिलिटी को कम से कम करना चाहते हैं। तो अ लोअर टैक्स ऑब्लिगेशन ये हमारा क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स प्लानिंग का। दूसरा, इन्वेस्टमेंट दैट यील्ड्स रिटर्न। अब भाई जब हमें टैक्स कम से कम देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स का बर्डन कम से कम होगा, लायबिलिटी कम से कम होगी, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छी डायरेक्शन में रख सकते हैं। और यही नहीं, जो पैसा टैक्स की तरफ जाना था उसको हमने रिड्यूस कर लिया, उसको हम फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई इन्वेस्टमेंट दैट यील्ड्स रिजल्ट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमें हाई रिटर्न्स की तरफ लेके जाएंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कहता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जब हम गवर्नमेंट की अर्न स्कीम्स का पार्टिसिपेट बनते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, तो पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में या फिर गवर्नमेंट की एसेट्स में ही जा रहा होता है। तो इसकी वजह से होता है क्या कि गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती है। तो मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमी भी स्टेबल होती है, एक्सपैंड करती है। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए मैंने बोला था कि जब हम टैक्स प्लान करते हैं सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं होती, ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमी भी डेवलप कर दी होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, रिडक्शन ऑफ लिटिगेशन। ठीक है, कि किसी भी तरीके की जो धांधली वगैरह है, ठीक है, उनसे थोड़ा सा बच सकते हैं, वो दूर हो जाता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी की बात तो मैं कर ही चुका हूँ कि भाई इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि बेनिफिट दोनों का ही है। इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सन का बेनिफिट है जो अपने टैक्स प्लान कर रहा है, उसका टैक्स बर्डन कम हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, रिटर्न्स बढ़ रही हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। और एक्सपेंशन इकोनॉमी क्यों होगी, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसे का इन्फ्लो हो रहा है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस इन्फ्लो को अच्छी जगह पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, पार्क्स डेवलप करने में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, स्कूल डेवलपमेंट करने में पैसा यूज कर सकती है। तो इसके लिए होगा क्या, इकोनॉमी भी स्टेबल होगी। और इकोनॉमी स्टेबल होने का मतलब क्या है कि एक पर्सन स्टेबल होना चाहिए, उस कंट्री की जो भी जनता है वो स्टेबल होनी चाहिए। और जब लोगों को फाइनेंस की समझ इतनी अच्छे से होगी, जब लोग स्टेबल होंगे तो इकोनॉमी अपने आप क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो ये एक पॉइंट आता है। अब ये सारे क्या है, पर्पस है टैक्स प्लानिंग के, हम टैक्स प्लानिंग क्यों करते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आता है, वो क्या, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद टैक्स प्लानिंग। हम अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज का पता लगाना चाहिए, वो क्या, कंसीडर रिवेन्यू। भाई आपकी इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि आपके पास पैसा किन किन चीजों के थ्रू आता है, इसी को मैं भैया बोलते हैं कंसीडर रिवेन्यू। पहले रिवेन्यू कंसीडर करो कि पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा, टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल। भाई अब टैक्सेबल इनकम क्या है और नॉन टैक्सेबल इनकम क्या है, ये पता होनी चाहिए। यानी कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो मैं कमा रहा हूं और उस पर टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, और कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिन पर टैक्स नहीं लग रहा है, नॉन टैक्सेबल इनकम है। कौन कौन सी स्कीम्स है जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, वहां पे टैक्स का बेनिफिट मुझे मिल रहा है, वहां पे टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जहां पे टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी इनकम पे टैक्स लग रहा है, कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तभी तो हम अपनी नॉन टैक्सेबल इनकम बढ़ा पाएंगे और टैक्सेबल इनकम कम से कम कर पाएंगे, क्योंकि टैक्सेबल इनकम पे तो टैक्स भरेंगे भाई, नॉन टैक्सेबल इनकम पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो वो बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, यूटिलाइज डिडक्शन। भाई हम डिडक्शंस का बेनिफिट, डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले सकते हैं टू लोअर द ओवरऑल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, ताकि हम अपनी टैक्सेबल इनकम को कम से कम रख पाएं, या फिर उसमें से कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट हम यहाँ पे ले पाएं, जिनको हम डिस्कस भी करेंगे कि अलग अलग डिडक्शंस मिलते हैं। सबसे फेमस तो लोग सोचते हैं एटीसी है, कि भाई लोग इंश्योरेंस में पैसा डाल देते हैं, वहां पे एक तो उन्हें बेनिफिट मिल जाता है कि फैमिली को कवरेज मिल गई, दूसरा पैसा इन्वेस्ट भी हो रखा है, ग्रो भी होता है।
तो ये कुछ मल्टीपल चीजें हैं जिसकी वजह से हम जो है वो टैक्स की प्लानिंग करते हैं। और उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई है। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी बच गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो टैक्स प्लानिंग तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।